नमस्कार। इस बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन। 4 दिन हो गए बलात्कार का आरोपी नारायण साईं अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। न सिर्फ नारायण साईं बल्कि आसाराम की बेटी और बीवी का भी कोई अता पता नहीं है। और इधर सूरत में पीड़ित बहनों ने आसाराम के आश्रम में नर्क जैसी जिंदगी, दर्दनाक दास्तां वो लगातार बयां कर रही है। इसके बारे में पीड़ित लड़की ने आसाराम की पूरी फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। जब 2 बहनें खुलकर नारायण साईं के नर्क का आंखों देखा हाल बयां कर रही हैं, तो आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए पीड़ित लड़की की जुबानी नर्क का आंखों देखा हाल। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। बापू बोलेंगे खड़े रहो तो तब तक खड़ी रहती थी, अगर बोले कि अभी चले जाओ बाद में आना तो चली जाती थी, बाद में आती थी। फिर वो ये उनकी पत्नी और बेटी, पत्नी लेके जाती थी, बेटी लेके जाती थी गाड़ी में। पत्नी वहाँ से ऑर्डर करती थी आज तुमको जाना है, आज तुम जाओ। वो पहले से ही बापू इशारा करके जाते थे जब आते थे तब। उनकी जो होटल बंगलो है कि कुछ सिंधी में बोल के वो लोग इशारा करके जाते थे। उनकी जो सिंधी अहमदाबाद की बहुत सारी लेडी है, उनके जो नजदीक से बहुत सालों से जुड़ी हुई है, उनको मलंग कह के बुलाते हैं। उनका क्या रोल है, वो क्या करती है? बस वो इतनी मतलब आस्था रखती है उनमें कि वो जो भी बोले, अगर वो ऐसा बोलेंगे कि इसका खून कर दो तो भी करने में 1 मिनट भी कोई नहीं सोचेगा। इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए। आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे। या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसा लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था। और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी, ऐसी बातें करवाते। और समाज में कहीं मुंह दिखाने नहीं रहोगे तुम लायक। वो तो पता है मिलेगी धमकी, पर देखिए सर, हमने है ना फोन बहुत आ रहे हैं, मैंने किसी के फोन रिसीव नहीं किए। हम लोग ने किसी से हम बात नहीं कर रहे। फोर्स मतलब कि आश्रम में हमको ले जाया गया था। 3 दिन तक हम लोग रहे थे आश्रम में। ओशो के आश्रम में, काठमांडू में, नागार्जुन हिल पे ओशो का आश्रम है। वहाँ पे हम लोग 3 दिन रहे थे। तो वहाँ उनका सुबह जो मेडिटेशन हॉल है उसमें मेडिटेशन होता है। तो उनका है ऐसा कि वो लोग डांस करते हैं, सब म्यूजिक लगा के पूरे मन से। उनको ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है, ये वो खुले मन से वो लोग डांस करते हैं। तो हमको ये बोला जाता था कि देखो इनका जीवन कैसा है, कोई संकोच नहीं है, मुक्त जीवन है, लेडीज और जेंट्स दोनों कैसे रहते हैं। इस तरह से उन लोगों में भगवान का भ शब्द भी नहीं है। पूरे लोगों को बस धर्म के आड़ पे पैसे, प्रतिष्ठा और कुछ नहीं है। जब आपने इसकी शिकायत करने के लिए आप पुलिस में गई तो पुलिस की तरफ से आपको कैसा रिएक्शन मिला? पुलिस की तरफ से हमको बहुत सपोर्ट मिला है, अभी भी मिल रहा है, और ये भी पता है कि आगे तक मिलेगा हमको। अगर भगवान को मानना है तो देखो मंदिर है, बहुत भगवान के बने हुए हैं, तो भगवान को मानो। बाकी मुझे तो ऐसे साधु संतों में 1% का भी विश्वास बिल्कुल नहीं है, किसी पे भी नहीं है। अगर वो सच्चा होगा तो भी मैं 100 बार सोचूंगी। खोड़ ऐसे नहीं कि जैसे उनके लड़की के आसपास कोई उनकी अनुयायी खड़ी है तो उनको ऐसा इशारा कर देते थे, तो वो लड़कियां फिर उनसे बात करके उनके नजदीक ले जाने की कोशिश करती थी। ऐसे उनमें मतलब आस्था, श्रद्धा करने के लिए वो करती थी कि तुम तो कितनी भाग्यशाली हो, साईं तुमसे बात करते हैं। इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। मुझे प्रसाद दिया था, मेरा हाथ पकड़ा था, और 2-3 दिन में पता नहीं क्या हो गया, मैं मेरा घर सब छोड़ के चली गई। बात तो देखो, आश्रम में जो रहते हैं वो सब उनको सर्वे सर्वा मानते हैं कि वही भगवान है, वही हमारे सब कुछ है। तो उनके सामने कोई बोल नहीं सकता है, और वो जो बोलते हैं वही करना पड़ता है। तो ये लड़की ऐसी बातें कह रही है जिसके बारे में सोचना भी बहुत हैरान कर देता है कि एक संत के आश्रम में इस तरह की चीजें चल रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और अब जब खबर हुई है तो पूरा का पूरा परिवार गायब है। और इसी पर बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। महंत नवल किशोर दास धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसाराम के एक पूर्व सहयोगी और बेहद करीबी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी जानेंगे कि आसाराम के साथ जब वो रहे तो उन्होंने क्या देखा।
इसके अलावा आचार्य भोलानंद जी महाराज भी जुड़ रहे हैं, आसाराम के पूर्व सेवक हैं वो, और साथ ही साथ अंजनी कुमार सिंह जो कि लीगल एडवाइजर हैं आसाराम के, और आसाराम के समर्थक भी उन्हें कहा जा सकता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सीधे सवाल चक्रपाणी जी मेरा आपसे, इतनी सारी लड़कियां एक एक करके खुलासा कर रही हैं, लेकिन पूरा का पूरा परिवार कहाँ है कोई नहीं जानता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब लोग आप जैसे लोगों की तरफ निगाह टिकाए हुए देख रहे हैं कि कुछ तो बोलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, कुछ तो ऐसी बात कहिए ताकि लोगों को ये संतोष हो कि आप संत तो हैं लेकिन कम से कम ऐसे घिनौने अपराध करने वालों के खिलाफ हैं। महीनों दिन से बोल बोल के तो हम लोग की गला खराब हो गया है। चलिए एक बार फिर से कह दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? सभी नहीं, हम कह रहे हैं कि बोलने के लिए तो बोला ही जा रहा है, और कहीं उनका परिवार भगा नहीं है, न पहले बापू भगे थे और न नारायण साईं भगे हैं। सवाल है कि सिर्फ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, आप ये गलत बात कह रहे हैं। मीडिया ट्रायल कैसा हो रहा है? अगर ये लड़कियां आ रही हैं, मीडिया नहीं कह रहा है कि कोई लड़कियों को इकट्ठा करके, मीडिया ट्रायल हो ही रहा है, मीडिया ट्रायल हो ही रहा है, नहीं हो रहा ना, पुलिस तो बुला नहीं रही है, पुलिस बुला नहीं रही है, वो कैसे पहुँच जाए? बिना पुलिस के बुलाए कैसे पहुंच जाए? आप बताइए हमें। आपको मैं यहीं रोकूंगी और सीधे हम ऐसे व्यक्ति के पास चलेंगे जो पूर्व सहयोगी है, बहुत करीबी रहा है आसाराम का। आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताइए, जब आप आसाराम के साथ रहे तो आपने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा? फिर चक्रपाणी जी के पास आएंगे। देखिए, वहाँ जो चीजें चल रही हैं आजकल मीडिया में वो सब वहाँ कुछ होता है। इवन भारती को मैंने खुद देखा है। मैं लक्ष्मी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जो आशाराम की पत्नी है, मैं भारती के बारे में कमेंट करूंगा। भारती को खुद मैंने सुना है लड़कियों को ये कहते हुए कि तुम बापूजी साक्षात परमात्मा है, उनके साथ बिताया हुआ 1 मिनट भी साक्षात परमात्मा के साथ बिताया हुआ मिनट है। अगर आप बापूजी जब कभी तुमको अपनी कुटिया में बुलाएं तो धन उनको समर्पित कर देना, और सबसे पहले तो तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर ही है, अपना शरीर सबसे पहले समर्पित करना उनको। और जब बापू तुम्हें अपनी बाहों में ले रहे हैं तो समझना कि तुम्हारे सारे पापों का नाश हो गया और पुण्यों का उदय हो गया। इसके लिए तुम कभी परेशान मत होना कभी, और बड़ी खुशकिस्मत अपने को समझना। मैंने स्वयं देखा है, और ओशो के बहुत बड़े शौकीन हैं आशाराम। जो आशाराम सत्संग जो करते हैं, सत्संग तो हम ही लोग लिखा करते थे, उनका अपना तो कोई कुवत थी नहीं, शास्त्रों को हम भी पढ़ के सत्संग लिखते थे। ओशो, ये पूरा परिवार ओशो को बहुत पढ़ता है, उन्हीं के ही सत्संग, उन्हीं की चर्चाएं करके। जैसे पुस्तक संभोग से समाधि है, दूसरों को चर्चा करने के लिए वो अलग ढंग से बताते थे, लेकिन खुद वो ओशो का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया करते थे। मैंने कई बार उनको एक बार वात्स्यायन सूत्र पढ़ते हुए देखा था, उनके कमरे में था, काम सूत्र जिसे कहा जाता है, और कोक शास्त्र भी मैंने उनकी कुटिया में देखा था, क्योंकि जब मैं कुटिया में जाता था। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं चर्चा करने आशाराम जी के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कभी आशाराम को इतने करीब से देखा नहीं। वो जो चर्चा कर रहे हैं कुछ मजेदार नहीं, कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात नहीं होगी। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई है उनको उसी बेसिस पे वो लोग डिस्कशन करेंगे, तो कुछ बहुत मजा नहीं आएगा। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ही सीधे चक्रपाणी जी से सवाल पूछिए और फिर चक्रपाणी जी से जवाब लेते हैं, क्या कहते हैं वो तमाम बातों पर। चक्रपाणी जी, आप आशाराम के कितने करीब रहे हैं? आपने आशाराम को कितने करीब से देखा है? नारायण को आपने कितने करीब से देखा है? कितने घंटे आपने उसके साथ बिताए, उसके कमरे में, रात को, दिन में? आप बता सकते हैं? मैं तो परछाई की तरह 3 साल उसके आशाराम के साथ ही रहा हूं। आप कुछ बताइए इसके बारे में। पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसाराम बापू हो या नारायण साईं, न मैं उनके करीब रहा और न अभी भी हूं। सिर्फ हम एक सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रायल कर रही थी कि आसाराम भग रहे, जबकि आसाराम भगे नहीं थे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे नारायण साईं को ये लोग कह रहे हैं कि नारायण साईं भग गए, नारायण साईं भगे नहीं है। सवाल इस बात का हो रहा है, और जितने अपराध और जितनी भी शिकायत आ रही है, हमने पहले से ही कहा कि उन शिकायतों को एक एजेंसी बना दी जाए और सभी शिकायत उसमें और उसकी जांच हो। दूध का दूध, पानी के पानी नहीं रखा गया। सुनिए जी चक्रपाणी जी, बात तो सुनिए आप बात तो सुनिए। इस तरह का तो कोई प्रश्न नहीं रखा हो, तो आज वहां पर घटनाएं क्या हो रही है उसके बारे में चर्चा हो रही है। और आशाराम जी अगर भाग गए, आपको तो जानकारी है, मतलब वो नहीं भागे, इसका मतलब आपको मालूम है कि कहां पर है वो? तो कृपा करके पुलिस को सहयोग कीजिए, बताइए, क्योंकि जान रहे हैं अगर आप, तो फिर ये तो क्राइम है। पुलिस आपको भी अरेस्ट कर सकती है इस बात के लिए ना कि आपको मालूम हो रहा, बता नहीं रहे कहां है, पुलिस परेशान है। हाँ, अच्छा, आप बात सुनिए। वो तो पूरे देश को, वहाँ के जो आस्थाना जी कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि भारत छोड़ के गए नहीं, भारत में है। अब पूरे देश ने सुना है,
क्यों भारत छोड़ के गए नहीं है? अस्थाना जी ने कहा, वहाँ के कमिश्नर ने कहा। परेशान है चक्रपाणी आप जी, उसको भले ले क्यों ही परेशान पुलिस है? कमिश्नर ये कह रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत दूर की बात है आसाराम का परिवार, जो छोटे लेवल के उनके समर्थक है ना, जो इसमें लिप्त रहे हैं, उन्हें भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बोलिए अब अपनी बात। नहीं, आप पुलिस पे दबाव आप क्यों डाल रही है? पुलिस का काम आप क्यों कर रही है? दबाव नहीं डाल रहे और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुताबिक आप जांच करिए, लेकिन मीडिया ही जिस तरह थाने की का काम जांच करे, की जा रही है, वो मीडिया ही सवालों पुलिस के का काम घेरे में करे। है। नहीं, आपको कानून पे विश्वास नहीं है क्या? हमें नहीं, कानून क्या पर क्या विश्वास है, कानून पे लेकिन विश्वास शैली नहीं है अपनाई क्या? जा रही है, मीडिया उस पर कानून पे सवाल विश्वास हम नहीं नहीं है खड़ा क्या? कर रहे हैं। कानून तमाम का वो अपना लोग काम करने जो दीजिए ना। पीड़ित हैं, जिन्होंने कानून मारा है, का वो अपना खड़ा काम कर रहे हैं। चक्रपाणी जी बहुत व्यर्थ की कानून बातें का करते हैं। आप लोग काम क्यों नहीं करने दे रहे? कानून को प्रभावित चक्रपाणी क्यों जी कर रहे बहुत हैं? व्यर्थ की प्रशासन बातें पे करते हैं। दबाव आपने क्यों कभी डाल रहे हैं? सोचा चक्रपाणी अपना जी? काम करने दीजिए। संविधान है, संविदेश का चक्रपाणी जी, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। भक्त ज्यादा बताएंगे। चक्रपाणी जी आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपने अपने बारे में कभी सोचा है कि आप लगातार बोलते चले जाते हैं, लगातार चिल्लाते लगते हैं, उठपटांग बातें करते हैं, क्या उससे आपकी बात सही सिद्ध हो जाएगी? आपका आईक्यू बहुत वीक है, मैं बहुत बार देखता हूँ, आपसे पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देते हैं। कृपा करके आप यहाँ धर्मगुरु की तरह बैठे हुए हैं तो कम से कम सही ढंग से सही बात करें, जो पूछा जाए। नहीं, आप चिल्लाने से क्या चीज सिद्ध हो जाती है? आप कभी भी सेटिंग से आपके इतने मैंने इंटरव्यू देखे। जवाब उनके आश्रम में जो शिष्य रह रहे हैं वो देंगे। आप किस लिए, आप किस कारण से उनसे नाराज है मैं नहीं जानता। आपकी क्या शिकायत है? तो फिर आप मौन रखिए, आपके उत्तर दे तो सकते फिर आप हैं। मौन रखिए, आप मौन चक्रपाणी रखिए, जी, क्योंकि आप ये देखिए कह रहे हैं कि उनके आश्रम आपका पर इंटेलेक्चुअल शिष्य लेवल बहुत डाउन है, विधानसभा आपका में। इंटेलिजेंस लेवल बहुत डाउन है, आपके ब्रेन से का लेवल बहुत डाउन है, विषयांतर मत करिए, विषय को विषयांतर मत आपका हर करिए। लेवल बहुत डाउन है, तो के कृपा खिलाफ करके है। चुपचाप बैठे रहें, फिर हम जो दूसरों से बात कर अंतर्राष्ट्रीय लेते हैं। साजिश रची जा रही है एक बार संतों के फिर से खिलाफ हम बता दें, खिलाफ है। आपका जो एक बार फिर से हम बता दें, हमारे साथ आसाराम के एक पूर्व संतों का साथी मौजूद हैं, जो आसाराम के साथ परछाई की तरह रहे हैं पूरे 3 साल तक। आप हमें बता रहे थे कि आपने क्या कुछ देखा। आप बता रहे हैं कि जो लड़कियां बात कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, वैसा ही वहां पर कुछ चल रहा था। और क्या क्या देखा आपने अपनी नजरों से? बिल्कुल सही है। आशाराम जी, आशाराम ने एक बार मेरे सामने खुद स्वीकार किया था कि वो जिस तरह से लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक लड़की का मेरे पास फोन आया था, उसने बताया था आशाराम ऐसा करते हैं। लड़की मेरे को राखी बांधती थी। मैंने इस बार आशाराम जी को पत्र लिखा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो 2 पत्र के बाद जवाब नहीं दिया, तो मैं पहुंच गया उनकी कुटिया में। तो मैंने पूछा ये सब क्या है कि रोज आप 3, 4, 5 लड़कियों के साथ ये संबंध बनाते हैं? तो उन्होंने स्वीकार किया मेरे सामने। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता। तो मैंने पूछा कि ब्रह्मज्ञानी की इच्छा कैसे होती है? मैं बड़ा साधारण साधक साधना करता हूँ तो बहुत गहरा मुझे अपने शरीर से मोह खत्म हो जाता है, लेकिन आप ये डेली ये सब करते हैं महिलाओं के साथ, मुझे समझ में नहीं आता। उठ के अंदर चले गए और गार्ड्स को बुलाया, इसको मुझे बोला इसको उठा के बाहर फेंक दो। ये सामने उन्होंने मुझे स्वीकार किया। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सत्य कहो तो गीता सर पर रखकर बोल दूंगा सत्य। इतने सारे लोग इस चीज को बोल रहे हैं, मतलब कोई बात है। हम लोग डरे हुए थे, आज भी मेरा चेहरा हिडन है। नहीं तो क्या हम लोग डरे हुए थे इसलिए कभी नहीं, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी और वहाँ के अंपायर को हम अच्छी तरह जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे साथ समझ नहीं आ रहा है FIR कौन था, क्या एडवाइजर हैं और आसाराम के समर्थक हैं। अंजनी कुमार जी, आप ये तमाम आरोप सुन रहे हैं, कुछ मैं कहेंगे पूछना इन पर? चाहता हूँ चक्रपाणी जी, आप ऊटपटांग बातें बहुत करते हैं, कृपा करके मौन रखें यहाँ पर। आप बहुत ऊटपटांग, आपका लेवल ही डाउन है एकदम। आपको बस मुझे पैसे रोकना के लिए होगा। कहीं भी अंजनी पहुंच जी, जाते आप हैं। अपनी बात कहिए। नहीं, आपने FIR दर्ज कराई नहीं? चक्रपाणी मैं जी, पूछ रहा हूँ कि मैं क्या चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, इस आपके तरह की पास बात मैं लौटूंगी, क्योंकि मैं एक तरफा बहस नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक जरूर स्तर तक ये बहस पहुंचे। अंजनी जी, ठीक है, ठीक है जी बताइए क्या ये जो पूछना चाहते हैं आप आरोप बताइए। आसाराम पर आपने लग तो रहे ढेर सारे सवाल हैं, ये रख दिए। आंखों देखा आपने हाल, और ये वो जी बोलिए। जी, इनका जो भाई साहब हैं, जैसा इन्होंने बताया कि इनका चेहरा छुपा हुआ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, जी, तो इन्होंने अगर ये सारी चीजें क्राइम होते हुए विटनेस की है तो आई बिलीव ही इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्शल ऑफ द इंटायर क्रिमिनल एक्ट। तो या तो पुलिस को, या तो इनको खुद जाके पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते उस समय, या अभी तक ये छुपे हुए हैं, सामने आना चाहिए और बिल्कुल मुखर रूप से अपनी बात को रखनी चाहिए। अब जहां तक सवाल है कि इनकी जो तमाम इन्होंने कंजेक्चर्स और सरमाइसेस जितनी भी बातें कही हैं, ये बातें हैं, इसका मेरे नजरिए से कोई ऐसा तथ्य नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि हम उसको धरातल पे रख के और फिर उसको हम टेस्टिफाई करें कि कहां पे ये खड़ा होता है, क्योंकि कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं है।
इवन कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं है। अगर कुछ है तो ये मुझे बताएं। अंजनी जी, मेरा आपने यही एक बात निवेदन है कही, मैं कि आपको देखिए, रोकना एक चाहूंगी। जीवन में आपने कोई ये भी बात व्यक्ति- कही, आपने कहा कि अगर उन्होंने ये सब अपराध होते हुए बोलिए। देखा तो वो भी बराबर के हकदार हैं, और ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन प्रश्न ये है, ये आप बात कहकर ये बात मान रहे हैं कि आसाराम के यहाँ पर अपराध होता था? नहीं, ये मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं पहले भाई साहब की बात कर रहा हूँ जी। कि ये इतनी आसानी से आके एक कहानी, एक बात बता दे रहे जी। हैं। उनको मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह की बातें करने से पहले जरा समझिए कि आप आके टीवी पे चेहरा ब्लर करके कुछ भी बोल देते हैं, आपको डर लगता है, आपके मन में पता नहीं क्या डर है, क्या भावना है, किस इंटेंशन से आप टीवी पे आके बैठे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। आप वहाँ की पॉलिसीज नहीं जानते हैं, वहाँ के बारे में नहीं जानते। पहली चीज, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप एकदम चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, आप एकदम चुप। मैं पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है? आप बीच में मत बोलिए कि बोलिए। मैं चुप हूँ, मैं वहां पर रहा हूँ, आप नहीं रहे वहां पर, पहली चीज। और अचानक हम लोग नहीं आए विक्टिम्स। आप सुनो, आप फिर बार बार बोल के क्यों बोल रहे हो यार? आप फिर बोल के चुप हो जाओ ना एकदम। ये भी क्यों बोल रहे हो मैंने नहीं बोला? आप चुप हो जाओ एकदम, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं वहां पर ज्यादा रहा हूं आपसे ज्यादा, मैं वहां के हालात के बारे में जानता हूँ। विक्टिम ही होता है, चाहे वो 20 साल के बाद आके कुछ बोले, चाहे वो अपनी कंप्लेंट 20 साल के बाद आके करे। पुलिस को मैंने पहले दिन से आया, मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस मेरे पास आएगी। मैं बैकग्राउंड में सारे उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, उसके सर्वर्स कहां है वो सारी इन्फॉर्मेशन, लड़कियों के साथ कैसे करते थे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं उनको दूंगा। एवरीथिंग, आई एम ओपन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज दैट आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस। और मैं आऊंगा, और अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली 10 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं जोधपुर। वहां जज का हमें कॉल आया है, हम पर्सनली वहां जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। 10 दिन के बाद हमें जाना है, जज साहब ने हमको टाइम दिया है, वहां पर हम लोग जाके पर्सनली सारी डिटेल्स हम लोग जाके वहां देंगे। उन्होंने स्पेसिफिक डेट दी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम लोग ब्लर करके नहीं आ रहे, हमारी मजबूरी है। आप नहीं जानते वहां की पॉलिसीज, क्योंकि आपको तो हमको एक एसीपी के थ्रू हमको जज साहब से टाइम मिला है कि देख उनको उस समय बुला लीजिए। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, 10 दिन के बाद हमारा टाइमिंग्स है। तो चलिए, उम्मीद है कि और ज्यादा हमारे दो लोग जिस तरह के जरा सुनिए, एक सेकंड अंजाम दिया है वो और खुलकर सामने आएंगे। वक्त का इंतजार हमें करना चाहिए। हमारे साथ 2 खास और मेहमान। मैडम, एक सेकंड मेरी बात बोलिए। ये कैसी बात कर रहे हैं कि जज के, जरा मुझे सुनिए, मैं दंग हूं ये सुन के कि एक एसीपी के थ्रू जज साहब ने टाइम दिया है। जज साहब के सामने कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसकी सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद उनका विटनेस किया जाता है। ये जिस तरह से हमारे 2 लोग बोली कि जज साहब ने टाइम दिया है, आई एम रियली सरप्राइज। In my 20 years of career of legal profession, I never have heard that जज साहब को टाइम दिया। मैं बताता हूँ, What is this you are मैं talking बता रहा about? हूँ। मेरी बात सुनिए, हमारे 2 लोग, मेरी बात सुनिए, हमारे 2 लोग वहां जाके एज ए विटनेस, हमारे 2 लोग वहां जाके सारी डिटेल्स दे चुके हैं। हमारे 2 लोग वहां जाके सारी डिटेल्स दे चुके हैं वहां बैठकर, और उन्होंने ही उनसे बात की, जज साहब से उन्होंने बात की है। उन्होंने, हमारे 2 लोगों ने वहां जाके सारी डिटेल्स दी, अपने स्टेटमेंट दी है। इसके बाद जज ने उनको बोला है कि आप उनको कॉल कर लीजिए, आप उनको कॉल कीजिए और वहां पर आके आप सारी डिटेल्स उनको दीजिए। तो हमारी बात हुई, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं मिस्टर, you are scandalizing the court. You are talking about the court on television like this as if that court is friend. You are scandalizing. You are doing the contempt of the court. अंजनी कुमार कह रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, करीबी रह चुके हैं आसाराम के और तमाम तरह के खुलासे वो कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान और हैं, महंत नवल किशोर दास, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है, आखिर नारायण साईं और उसकी बहन और माँ कहाँ पर है, ये खोजा जा रहा है। क्यों नहीं आकर सबके सामने आते हैं और तमाम बातों पर सफाई पेश करते हैं। इसके लिए चर्चा कर रहे हैं आसाराम, जो कि स्वयंभू संत हैं। उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगे थे कि आज लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई संत ऐसा कर रहा है। आसाराम तक बात ठीक थी, लेकिन अब कदम और आगे बढ़ गए हैं। आसाराम का बेटा, उसकी पत्नी, साथ ही साथ बेटी भी इस मामले में लिप्त है और पूरा का पूरा परिवार गायब है, आसाराम जेल के भीतर है। और इसी पर हम लगातार बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ भोलानंद है, जो पूर्व वैद्य हैं, सेवादार हैं, आसाराम के रह चुके हैं। भोलानंद जी, हमें ये बताइए कि ये जो तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आसाराम ही नहीं, पूरा का पूरा परिवार एक नेटवर्क की तरह काम करता था। क्या आपने भी वहां रहते हुए ये सब देखा था? मैं जी पहले 2 बात कहना चाहूंगा कि भारत देशवासियों से, जितने भी आसाराम बापू के अनुयायी हैं, ये ध्यान से सुन ले कि आपको संत की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। गीता जी के 15 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक, 16 से लेकर 17 तक साफ लिखा है।
भोलानंद जी, फिर आपकी बात रह जाएगी परिभाषा किताबों में और तमाम इंटरनेट के जरिए भी लोग समझ लेंगे, लेकिन आप अपनी बात जरूर कह दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो वहाँ देखा था वही हम कह रहे हैं आपसे। मेरा आप ध्यान रखें, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने आसाराम बापू के आश्रम में जो देखा था मैंने बोला, जो अत्याचार होते थे, जो बलात्कार होते थे बच्चियों के साथ में, माताओं बहनों के साथ में जो हुआ, यहाँ तक कि मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ मेरे पिताजी की इन्होंने हत्या करवाई है। अभी मेरे को आज मेरा पत्र लिखा बहुत दिन से मिला हुआ कि जो ये मतलब आश्रम में मरवाने की जो साजिश करते थे आश्रम बैठ करके, फिर वो समिति वाले आश्रम बापू को आज्ञा लेकर के हमको मरवाते थे। तो मेरा तो समझो नंबर आने वाला था मारने में, उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा प्रमाण है। आसाराम पर तो यहाँ तक कई तरह के आरोप पहले से ही हैं, और कराइए। आसाराम पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो कई लोगों को मरवाने की फिराक में भी थे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ दूसरे खास मेहमानों की तरफ भी जाएंगे। लेकिन गिरफ्तार होगा नारायण साईं, कहाँ पर छिपा हुआ है नारायण साईं, इस सवाल का जवाब हर वो व्यक्ति सुनना और जानना चाहता है जो किसी वक्त में आसाराम का भक्त रहा है, या फिर ऐसे लोग जो लगातार आसाराम जैसे स्वयंभू संतों की आलोचना करते रहे हैं, वो इस बात का जवाब जानना चाहते हैं। और इसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक आपने सुना कि आश्रम के अंदर बाप बेटे की अय्याश जोड़ी क्या क्या गुल खिलाती थी, कैसे लड़कियों का चुनाव होता था और कैसे उन्हें फंसाया जाता था, और फिर कैसे उनका यौन शोषण होता था। आगे सुनिए आसाराम और उनके अय्याश बेटे नारायण साईं के पापों का कुछ और सच, खुद सूरत की पीड़ित लड़की की जुबानी। सब जानते हैं कि उनका दबदबा कितना है, वो किस टाइप के लोग हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि उनके खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलता है तो वो लोग मतलब जान से भी मारने के लिए उतर हो जाते हैं, और एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं। मतलब पैसे प्रतिष्ठा के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको डर था हमारे माँ बाप के लिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है। किसने किया था? नारायण ने। कब का मामला है, आप कहाँ पर थी, कैसे आपको कब उनसे संपर्क हुआ, ये सब अगर आप बताएं। मेरा संपर्क उनसे 2001 में हुआ था और 2005 तक मैं उनके साथ रही थी उनके आश्रम में। किस तरह की झांसे थी उन्होंने, कैसे आपसे बातचीत? झांसे तो जैसे कि पता ही नहीं चलता है कि आदमी कब मतलब एक दो दिन में अपना घर बार माँ बाप छोड़ के कब चला जाता है, वो कुछ बाद में बहुत पता चलता है कि पता नहीं क्या हो गया था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि नारायण साईं जो आरोपी है इस मामले में, उसको क्या सजा मिले? देखो सजा मैं तो चाहूँगी बहुत मतलब सजा उसको मिले, पर ये कानून का काम है कि उनको सजा देना, और वो लोग लगे हुए हैं और उसको सजा जो होगी पक्का होगा सजा। लेकिन जो तकलीफ आपको दी है, जो दर्द आपने झेला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी सजा ऐसी मिलेगी जिससे आपको इंसाफ मिलेगा? फांसी पे लटका देना चाहिए। देखो मैंने जो बयान दिया है पुलिस को, मैंने जो बताया है, मैं अपना नार्को टेस्ट जो कानून चाहे मेरा टेस्ट करवा ले, मैं झूठ बोलती हूँ, और उनका भी करवा ले, सच का सच झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा। मैं 2001 से आश्रम में गई थी और 3 साल रही हूँ वहाँ पे। 2000 एंड में गई थी दिसंबर में, और 2005 तक मैं उधर रही हूँ आश्रम में। और मेरे साथ नहीं, आश्रम में जितनी लड़कियां सबके साथ ये होता है। तो सूरत की पीड़ित लड़की सीधे सीधे कह रही है कोई भी टेस्ट करा लीजिए आप मुझसे, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही, और इन लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी जुड़े हुए हैं। दास जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है जो तमाम दूसरे तरह के समर्थक आसाराम के कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और एक एक कर जो लोग सामने आ रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है? देखिए बहन जी, मैं इतना कह सकता हूं कि इतने सारे लोग मीडिया के सामने या इतर कुछ खुला बोलेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि भारत में अभी भी इतनी लज्जा का परित्याग हो सकता है। इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। पर मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मीडिया से, कम से कम सरकार से ऐसा कोई आयोग बनना चाहिए कि आश्रमों की जाकर के समय समय पर निरीक्षण हो सके कि ऐसी घटना आगे न घटने। देखो मुझे नहीं लगता आप क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाना चाहते हो तो आप लोग जाने, क्योंकि जो कुछ सुनाया कहा जा रहा है बहुत उचित भी नहीं है समाज के लिए और धार्मिकता की। अभी एक बहन ने कहा कि हमें तो किसी साधु संतों के प्रति अब श्रद्धा ही नहीं रही। मुझे ये शब्द सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ अंदर से। इतनी प्राचीन परंपरा, इतनी त्याग वैराग की परंपरा
ऐसे कुछ लोगों के छदम भेषों के कारण इतना आघात पहुंचेगा। लेकिन प्रश्न तो यही है ना कि ऐसे संतों की जमात बढ़ती जा रही है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न ये है बहन, कि देखो या तो 1 घंटा आप बिठाओगे, 1 मिनट बोलने दोगे तो हम लोग आए नहीं तो अच्छा है, आए नहीं तो अच्छा है। हम खाली फोटो दिखाने के लिए यहाँ नहीं आए। बोलिए। मेरा निवेदन है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग धर्म के पहरी अपने आप को मानते हैं साधु होने के नाते, कि मेरा ये दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि धार्मिक जगत में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। मैं समझता हूं मेरा दायित्व है। देश में कानून का राज्य है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कोई ऐसा आयोग बने संतों को माध्यम में लेकर के कि समय समय पर आश्रमों का निरीक्षण हो कि वहां जो होना चाहिए वो हो रहा है कि कुछ और हो रहा है, तो कम से कम कुछ डंडा तो रहेगा। कलमल गृसे धर्म से लुब्ध भय सतग्रंथ, जिन पाखंडवा से प्रकट किए वो पंथ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। बताइए, जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने से तो आप रोक नहीं सकते। नहीं, हमने कब कहा? मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात कुछ और है, आप घुमा रहे कहीं और। मैं तो कहा कि जो कुछ हो रहा है, हम कब कह रहे हैं कि झूठ है? मैं सच भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ और झूठ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हमने ये कहा है कि ये सब जो बहनें कह रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, यदि ऐसा हुआ है तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक बात, आगे ऐसा न हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ना, हम अपनी संतान को, अपने समाज को कुछ देके जाएं, ये हमारा दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? चाहे धार्मिक जगत के लोग हों, चाहे सामाजिक जगत के लोग हों, उनका दायित्व बनता है। तो प्रजातंत्र है, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। हम ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार ऐसा कोई आयोग बनाए और अखाड़ों को या अन्य कुछ संतों को सरकार के प्रतिनिधि साथ में रहें और समय समय पर आश्रमों का और धार्मिक जगत के लोगों का निरीक्षण होना चाहिए कि वहाँ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए कम से कम धर्म का दोहन हो पाए, श्रद्धा का दोहन हो पाए, बहुत आवश्यक है। हत्याकांडों को, अपराधों को रोका जा सके। अंजनी जी, आप सुन रहे थे पीड़िता की बात को, वो सीधे सीधे ये कह रही है कोई भी टेस्ट करा लीजिए, नार्को करा लीजिए, पॉलीग्राफी करा लीजिए, वो तैयार है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नार्को टेस्ट का जहां तक सवाल है, नार्को टेस्ट, हेलो, कैन यू हियर ऑल? मुझे सुन सकते हैं आप लोग? नार्को टेस्ट का जहां तक सवाल है, नार्को टेस्ट अपने आप में इंडिपेंडेंटली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और जहां तक उससे लीड मिलता है, पुलिस को लीड मिलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके कंक्रीट एविडेंस निकालती है। लेकिन चलिए, वो एक दूसरी बात है, एविडेंस की बात है, ये उन महिला की भावना की बात है। उस भावना को मैं पूरा सम्मान देता हूं। किसी भी महिला ने अगर ऐसा आरोप लगाया है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक कानून के ज्ञाता होने के नाते मैं इतना ही बोलूंगा कि एक एफआईआर जब भी होती है तो उसमें डिले ऑफ एफआईआर जो होती है, इतने दिन के बाद कैसे भी हिम्मत जुटा कि अगर इन्होंने एक बार एफआईआर की है तो उस विषय की जांच पुलिस करेगी, जो पुलिस कर रही है। पुलिस अपने गति से काम करेगी। पुलिस का एक काम करने का तरीका होता है, जांच करने का तरीका होता है, एविडेंस प्राइमा फेसी कलेक्ट करेगी, फिर उसको लगेगा समन देना होगा, देगी, फिर उसके बाद आरोपी को अरेस्ट करना होगा तो करेगी। 164 के बयान हो जाने से और एफआईआर हो जाने से, जैसा केस ये है उस केस के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि केस एकदम स्टेब्लिश हो गया, अभी काफी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। और इसलिए मेरा तो ओपिनियन इस केस पे ये है कि ये केस में भी फिट फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और या फिर एंटिसिपेटरी बेल आसानी से मिल जानी चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ घटना घटी है, अगर इतने दिन से घटी थी, फिर बाद में आपकी शादी हो गई, फिर आपके बच्चे हो गए, जैसा मुझे पता चला, परिवार है आपका, तो व्हाट हैज प्रॉम्प्टेड यू टू कम टू द पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, हाउ यू केम फॉरवर्ड, और फिर किन लोगों ने आपको इंस्टिगेट किया? ये कहा कि वहाँ उस इलाके में उनका दबदबा है और वो मरवा डालते हैं, और यही बात दूसरे कई लोग और भी कह रहे हैं। चक्रपाणी जी, यकीन होता है इस लड़की की बात पर? मैं जवाब देता हूँ, 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 मैं जवाब देता हूँ। जिसने मुंह खोला है उसको आश्रम में दफना दिया गया है। चक्रपाणी जी, हेलो जी, देखिए ऐसा है, इसको स्वीकार अस्वीकार करने की बात नहीं है। इसमें मैंने पहले ही बताया, और सभी संत समाज ये चाहता है कि एक ऐसी कमेटी बने जिसमें जितनी भी शिकायतें हैं वो आए और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वहां पे अपना वो करें और साबित करें, और निश्चित रूप से उसकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रोज हम तो सिर्फ मीडिया ट्रायल जो हो रहा है उसके खिलाफ है कि बार बार एक नए करके इसको किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है इस तरह से। ये मामला सामने आया है, इसके पीछे मीडिया नहीं है, ये मामले सामने लेकर आके हम एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। मीडिया ट्रायल आप बार बार ये कह रहे हैं,
पूर्व साधक हमारे साथ है। नहीं, वो कुछ देखिए, कहना महिलाओं चाहते हैं। के जी, प्रति बोलिए। आज महीनों दिन से महिलाओं के प्रति जितना महीनों दिन से महिलाओं सही को कह रहे ये हैं। उछाला जा रहा है, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, हमें लगता है कि बिल्कुल सही बात ये है। नवरात्रि चल रहा आशाराम है, के यहाँ इसमें महिलाओं का बहुत जितना बहुत बड़ा अपमान torture इलेक्ट्रॉनिक room है। मीडिया के द्वारा। चक्रपाणी जी, आप शांत हो जाइए। चक्रपाणी जी, थोड़ा मैं जी जी बोलिए। आशाराम आश्रम में टॉर्चर रूम है, सच बात है, बहुत बड़े बड़े टॉर्चर रूम है। आशाराम आश्रम में जब कभी कोई चीजें ऐसी देख लेता है, कोई भी ऐसी चीजें देख लेता है, तो उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। मुझे कुछ उदाहरण भी याद है, मेरे समय की कुछ घटनाएं भी हैं इस तरह की। इवन बूदा में उसके पेट्रोल डाला जाता है, करंट लगाया जाता है, उसको डंडों से बुरी तरह मारा जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है। इस तरह के टॉर्चर रूम है आशाराम आश्रम के अंदर। जो नीचे होते हैं, एक नई बिल्डिंग है, ऊपर जाएंगे, ऊपर की बिल्डिंग की तरफ जो आशाराम अहमदाबाद आश्रम में घुसते, राइट हैंड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर 3 कमरे हैं। उन 3 कमरों में किसी में भी लेके जाया जा सकता है। साबरमती नदी के किनारे पर कुछ कमरे बने हुए हैं, वहां ले जाके, क्योंकि वहां आवाज नहीं आती, सारी आवाज नदी की तरफ गूंज के चली जाती है, वहां बुरी तरह उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत बुरी तरह मारा जाता है। मैं वहां था, ये प्रैक्टिकल देखी हुई चीजें हैं। जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ जानते ही नहीं किसी, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वहां से लेके आए, वो फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक मुझे एविडेंस की बात है, तो जिनको एविडेंस देने हैं मैं दे रहा हूं, और मैं पीछे दे भी चुका हूं, आगे भी मुझे देने हैं। दूसरी अच्छा, बात आपसे एक प्रश्न और है जो मैं मैं करना नार्को चाहती हूँ। कराने के लिए अंजलि जी तैयार ने बैठा हूं, आपसे इसलिए हम प्रश्न लोग किया था, आपको मैं जवाब देने का मौका चाहती हूँ कि आप उस पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि अब क्यों आप आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए? जब इतने वर्ष पहले आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ, तो आज आप क्यों आए हैं मीडिया के सामने, या ये तमाम बातें कैसे आज आप कह रहे हैं? पहले आ जाते तो इतनी घटनाएं घटती आज हाँ, मैं बताना चाहूंगा ये प्रॉब्लम क्या थी। पहले मीडिया कभी इतना स्ट्रांग नहीं था, आपको भी मालूम है। आज मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आज टेलीविजन पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। पहले न्यूज पेपर्स में भी अगर हम जाते थे, एक बार मेरे पर भी हमला हुआ था, मैं पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेन लिखाने, तो पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी। मैं न्यूज पेपर्स वालों पे गया तो दे स्टार्टेड लाफिंग एट मी। वो हंसने लगे कि यार क्या बात कर रहा है, आशाराम के ऊपर हम लिखेंगे, पागल हो गया क्या? मैं वहां से चुपचाप आ गया और चुपचाप रहने लगा शांति से, कोई मैं किसी चक्कर में पड़ा नहीं। उनको ये लगा कि ये आदमी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी अंदर की, हवालों की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, लेकिन लीक ना कर दे। तो मेरे ऊपर हमले करवाने के एक बार हमला कराया था। पहले मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। 2003 की बात करें तो न्यूज चैनल्स आते थे, लेकिन कभी इन चीजों को दिखाया नहीं जाता था। हम लोग हिम्मत भी नहीं करते थे कहीं जाने की। आज इतनी हिम्मत से ये सब चल रहा है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया कि मैं ये हूँ, इस पोजीशन पे रहा हूँ, आप क्या दिखाना चाहेंगे? उन्होंने बोला आ जाइए, आपके पास क्या क्या है? मैंने कहा मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, नार्को के लिए तैयार हूँ। मेरी एक चीज झूठ निकल जाए तो आशाराम की जगह मैं भुगतूंगा सारी की सारी जेल, क्योंकि मैं हम वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमें मालूम है। मैंने सबको यही कहा हुआ है। आप उसे नारायण के बारे में पूछेंगे, काला जादू, मैं साफ मना करता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं साफ मना कर देता हूँ, मैंने नहीं देखा। अंजलि जी, मिल गया सेक्सुअल आपको जो भी आपके चीजें मैंने प्रश्न का देखी है उत्तर? वही मैं कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है मैं वही कह रहा हूँ। मुझे नहीं मिला, मैं इसका जवाब देना लॉजिक चाहता हूं। लगाएंगे, कोई लॉ का लॉजिक। सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सन 2008 से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। मैंने इनके केसेस 2008 के बाद से कई केसेस अहमदाबाद नहीं, ये 2003 की बात कर रहे हैं, अगर आपने सुना हो अभी। त्रिवेदी कमीशन में भी एक दो बार सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैं ये लोग कैसे 1995 में आश्रम इनके जवाब का जवाब मैं दे रहा हूँ। 9 साल में आशाराम आश्रम में रहा हूँ। इनका रिजॉइंडर में दे रहा हूँ। इन्होंने जो रिप्लाई दिया है ना, सुनिए, इन्होंने जो रिप्लाई दिया है, मैं आपका रिजॉइंडर दे रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं कि आप अभी क्यों आए हैं, जो आपने जस्टिफिकेशन दिया उसका रिजॉइंडर मैं दे रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनिए। 2008 के बाद जो एक पूरी ब्रीड निकली है, कम से कम 10-12 लोगों की, जिन लोगों के आश्रम से निकाला गया, वो सारे लोग संगठित हुए हैं और संगठन बना के और पूरी वर्कआउट आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम गलत है। कहां से सुनी बात कर रहे हैं? कहां से सुनी बात कर रहे हैं? एकदम बोल रहा हूँ। ये मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत उठपटांग बात कर रहे हैं अंजलि जी, आप बहुत उठपटांग, जिसका सारे ना कह रहे हैं, उठपटांग बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं। आप इन्फॉर्मेशन कहां से लेते हो? आश्रम वालों से? नहीं, आप इन्फॉर्मेशन कहां से लेते हो? आश्रम से ना। मेरे पास बता रहा हूँ, मेरे पास मेरे पास भी नहीं निकाला जाता कभी। रिमेंबर जैसा बोले मेरे पास आश्रम से कभी 2008 में निकाली है, वो निकाला नहीं गया। आप ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूँ। मेरे पास पॉलिसी मैं ज्यादा जानता हूँ। मेरे पास
आपकी मैं पॉलिसी आपसे मैं कहना जानना चाहता चाहूँ, हूँ मेरी बात आश्रम ध्यान की से पॉलिसी सुनिए। है, आपको तो किसी चीज में नॉलेज कहना नहीं चाह रहा हूँ, है। जितने भी आप सुनने वाले हैं नॉलेज नहीं है, या आप अपने शब्दों से अपनी होने के नाते बहुत बड़ा शब्दों से हमें घुमा रहे हैं। आपको हमको धमका रहे हैं क्या? हमको धमका रहे हैं क्या? ऊट पटांग शब्दों से घुमा रहे हैं हमको, लॉयर बन के क्या ऊट पटांग बात कर रहे हैं? मैं सरनादार अंजनी सिंह लॉयर बन के बैठे, क्या ऊट पटांग हमको प्रेशर डाल रहे हो? तुम ऊट पटांग साहब क्या ऊट पटांग प्रेशर डाल रहे हो हमारे ऊपर अंजनी सिंह जी? आप नहीं आप बिल्कुल ये लोग तो है जो आश्रम में आकर मीडिया के सामने बात करो। आप इधर वो लोग हैं, वो आसाराम के सारे पर अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप और आश्रम में कई बच्चे ऐसे पड़े हैं जिनके पर अत्याचार किया